कहा जाता है कि वह आग एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, बल्कि पूरे 3 महीने तक जलती रही। सोचिए कागज और ताड़पत्रों का वह कैसा विशाल पहाड़ रहा होगा जिसने 90 दिनों तक बिना रुके आग की लपटों को जिंदा रखा। उस धुएं के साथ जो राख हवा में उड़ी, उसमें सिर्फ कार्बन नहीं था, उसमें आर्यभट्ट का शून्य था, उसमें नागार्जुन का रसायन था, उसमें सुश्रुत की शल्य चिकित्सा थी और उसमें बुद्ध की करुणा थी। वह धुआं जो मगध के आसमान को काला कर रहा था, वह दरअसल भारत के विश्व गुरु होने का प्रमाण था जिसे जलाया जा रहा था। लेकिन यह कहानी उस राख के ढेर की नहीं है। यह कहानी अंत से शुरू नहीं होती। यह कहानी है उस सपने की जो इस आग के लगने से 700 साल पहले देखा गया था। एक ऐसा सपना जिसने दुनिया को सिखाया कि तलवार की धार से ज्यादा ताकत कलम की स्याही में होती है। आज हम उस खंडहर की धूल झाड़ेंगे जिसे दुनिया नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानती है। हम जानेंगे उस विचार को, उस आइडिया को जिसने एक निहत्थे राष्ट्र को दुनिया का सिरमौर बना दिया था। आखिर क्यों एक शांत अहिंसक ज्ञान के केंद्र को इतनी बेरहमी से मिटाया गया? क्या नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय था या वह एक ऐसा विचार था जिससे दुनिया के तानाशाह और कट्टरपंथी डरते थे? आखिर क्यों और किसने जलाया उस ज्ञान के भंडार को? अगर जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहे। तो चलिए इतिहास के उस राख को हटाते हैं और चलते हैं उस दौर में जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का नामो निशान भी नहीं था और भारत दुनिया को सोचना सिखा रहा था। नालंदा को समझने के लिए हमें आज के कंक्रीट के जंगलों और सोशल मीडिया के शोर से निकलकर 5वीं सदी के भारत को देखना होगा। यह गुप्त साम्राज्य का दौर था, भारत का स्वर्ण युग था। जरा दुनिया के नक्शे पर नजर डालिए। उस समय यूरोप अंधकार युग यानी डार्क एजेस के दलदल में फंसा हुआ था। रोम जल चुका था। लंदन और पेरिस महज गंदे गांव थे। वहां बीमारी को जादू टोना समझा जाता था और पृथ्वी को चपटा मारने की जिद थी। पश्चिम में तलवारों का बोलबाला था। ज्ञान वहां दम तोड़ रहा था। ठीक उसी समय बिहार के राजगीर की पहाड़ियों के पास एक सम्राट कुमारगुप्त एक अलग ही नींव खोद रहे थे। इतिहास गवाह है कि राजा अक्सर अपनी ताकत दिखाने के लिए किले बनाते हैं या अपनी दौलत दिखाने के लिए महल बनाते हैं। लेकिन कुमारगुप्त न किला बना रहे थे न महल। वे एक शहर बसा रहे थे, एक ऐसा शहर जहाँ का राजा कोई इंसान नहीं बल्कि ज्ञान होने वाला था। नालंदा यह शब्द ही अपने आप में एक मंत्र था। संस्कृत में नालम का अर्थ है कमल जो ज्ञान का प्रतीक है और दा का अर्थ है देना, यानी ज्ञान का वह स्रोत जो कभी रुकता नहीं, जो अविरल देता रहता है। यह दुनिया का सबसे पहला पूरी तरह से आवासीय यानी रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय था। कल्पना कीजिए उस भव्यता की 10 किलोमीटर में फैला हुआ एक विशाल परिसर जहाँ लाल ईंटों की दीवारें नीले आसमान को छूती थीं। इमारतें इतनी ऊंची थीं कि चीनी यात्रियों ने लिखा है इनकी छतें बादलों को पीती थीं। जहां 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक एक ही छत के नीचे रहते थे। अनुपात देखिए, हर 5 छात्र पर एक शिक्षक। आज की हार्वर्ड या येल यूनिवर्सिटी भी इस स्टूडेंट टीचर रेशियो का सपना ही देख सकती है। यह उस दौर का गूगल था जहां दुनिया के हर सवाल का जवाब मौजूद था। यहाँ कोई वीआईपी कोटा नहीं था, कोई डोनेशन सीट नहीं थी। यहाँ राजा का बेटा हो या रंगरेज का, सबकी हैसियत दरवाजे पर ही छूट जाती थी। परिसर के अंदर सिर्फ एक ही मुद्रा चलती थी और वह थी आपकी बुद्धि। आइए इस महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर चलते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ यहाँ एक अलग ही दृश्य होता था। दुनिया के कोने कोने से, चीन की पीली नदी के तट से, कोरिया के पहाड़ों से, फारस के रेगिस्तानों से और तुर्की के बाजारों से हजारों मील पैदल चलकर आए छात्र यहाँ लंबी कतारों में खड़े होते थे। उनके पैरों में छाले थे, कपड़ों पर धूल थी, लेकिन आंखों में एक ही चमक थी, नालंदा में प्रवेश पाने की। लेकिन रुकिए, अंदर जाना इतना आसान नहीं था। वहाँ एक शख्स खड़ा था, हाथ में कोई हथियार नहीं, बस चेहरे पर एक तेज। वह था नालंदा का द्वारपाल। जी हाँ, नालंदा का द्वारपाल कोई साधारण गार्ड या सिक्योरिटी चेक करने वाला सिपाही नहीं था। वह उस समय के सबसे विद्वान पंडितों में से एक होता था। नालंदा में प्रवेश पाने के लिए आपको सबसे पहले इस द्वारपाल को शास्त्रार्थ यानी डिबेट में हराना होता था। वह उन सबसे वेद, उपनिषद, तर्कशास्त्र और विज्ञान के ऐसे सवाल पूछता था जो अच्छे अच्छे विद्वानों के पसीने छुड़ा दें। यह इतिहास का सबसे कठिन एंट्रेंस एग्जाम था। चीनी यात्री वैनसांग ने लिखा है, 10 में से 7 या 8 छात्र इसी दरवाजे से अपनी किस्मत को कोसते हुए वापस लौटा दिए जाते थे। सोचिए उस मानक का, जहां फेल होने की दर 80% थी। जो छात्र निराश होकर लौटते थे वे दुनिया भर में जाकर कहते थे कि मैं नालंदा के दरवाजे तक पहुंच गया था, और यह भी अपने आप में एक सम्मान था। लेकिन जो उस दरवाजे को पार कर जाते थे, उनके लिए दीवार के उस पार एक नई दुनिया बाहें फैलाए खड़ी होती थी। दीवार के उस पार दुनिया बदल जाती थी। वहां न कोई जाति थी, न कोई देश, न कोई धर्म का भेदभाव। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि समाज वर्गों में बटा होता है और उनका संघर्ष ही इतिहास है। लेकिन नालंदा ने उस दौर में एक वर्गहीन समाज का उदाहरण पेश किया था। वहां एक ही पांत में बैठकर एक ही थाली में राजा का बेटा और एक गरीब किसान का बेटा भोजन करते थे। उन दोनों के सिर मुंडे हुए होते थे, दोनों एक ही तरह के वस्त्र पहनते थे।
बाहर की दुनिया में उनकी हैसियत चाहे जो हो, यहाँ वे सिर्फ सत्य के साधक थे। यह उस दौर में साम्यवाद का एक ऐसा आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप था जिसकी कल्पना यूरोप के विचार हजारों साल बाद करने वाले थे। ह्वेनसांग, जो यहाँ एक छात्र और बाद में शिक्षक बनकर रहे, उन्होंने अपनी डायरी में इस जगह का वर्णन किसी प्रेमी की तरह किया है। वे लिखते हैं, नालंदा के विशाल तालाब में नीले कमल अपनी मृदु आभा से जल को आलोकित करते थे और कनक फूलों की सुनहरी चमक वातावरण में शांति घोल देती थी। आम के उद्यानों की शीतल छाया में आचार्य और विद्यार्थी ध्यात्मग्न होकर चिंतन में लीन रहते, मानो प्रकृति स्वयं ज्ञान के पथ पर उनकी संगिनी हो। लेकिन यह शांति आलस्य की नहीं थी। यह शांति उस समुद्र जैसी थी जिसके भीतर विचारों का तूफान चल रहा हो। नालंदा में चुप्पी नहीं थी, वहां संवाद था। वहां की दीवारों ने कभी सन्नाटा नहीं सुना, उन्होंने हमेशा तर्क की गूंज सुनी। अक्सर लोग सोचते हैं कि नालंदा सिर्फ एक बौद्ध मठ था जहां सिर्फ पूजा पाठ होता था। यह इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। नालंदा धर्म का केंद्र जरूर था, लेकिन वह कट्टरपंथ का विरोधी था। यहाँ का पाठ्यक्रम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पाठ्यक्रम की आपके लिए कैसे जरूर था। बुद्ध के दर्शन के साथ साथ हेतु विद्या यानी लॉजिक पढ़ाई जाती थी ताकि आप हर बात पर सवाल उठा सके। यहाँ शब्द विद्या यानी व्याकरण थी ताकि आपकी भाषा में धार हो। यहाँ चिकित्सा शास्त्र था जहाँ मानव शरीर के बारे समझा जाता था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ वेदों के साथ साथ नास्तिकता और सांख्य दर्शन की भी पढ़ाई होती थी। नालंदा का मानना था कि सत्य किसी एक किताब या विचार में कैद नहीं है। सत्य को पाने के लिए आपको हर विचार के सागर में गोता लगाना होगा, चाहे वह विचार आपके अपने धर्म के खिलाफ ही क्यों न हो। संदेह करो, प्रश्न करो, यह नालंदा का अघोषित आदर्श वाक्य था। यही इन्हीं ईंटों के बीच शायद आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ टहले होंगे। जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि आकाश एक ठोस छत है, तब नालंदा के विद्वान ग्रहण का वैज्ञानिक कारण ढूंढ रहे थे। जब पश्चिम में बीमार होने पर झाड़ फूंक की जाती थी, तब नालंदा के छात्र जड़ी बूटियों का रसायन बना रहे थे। यह भारत की सॉफ्ट पावर का चरम था। नालंदा से निकला छात्र जहाँ भी जाता, तिब्बत, चीन या जापान, वहाँ का राजा उसके सम्मान में सिंहासन से उठ खड़ा होता था, क्योंकि उस दौर में नालंदा की डिग्री आज के नोबेल पुरस्कार से कम नहीं थी। लेकिन नालंदा का दिल, उसका हृदय, उसकी कक्षाएं नहीं थी, उसका हृदय था धर्मगंज, उसकी लाइब्रेरी। यह कोई साधारण कमरा नहीं था जिसमें कुछ किताबें रखी हों। यह 3 गगनचुंबी इमारतों का एक समूह था, रत्न सागर, रत्नरंजक और रत्नोदधि। इनमें से रत्नोदधि 9 मंजिला इमारत थी। उस दौर में 9 मंजिला इमारत, यह ज्ञान का एक ऐसा पर्वत था जो बादलों से बातें करता था। इसके अंदर क्या था? लाखों पांडुलिपियां चंदन की लकड़ी के बक्सों में सुरक्षित। ये रात सैकड़ों लेखक दिए की रोशनी में बैठे रहते थे और वे पुरानी किताबों की नकल तैयार कर रहे थे। यह आज के क्लाउड स्टोरेज का प्राचीन और भौतिक रूप था, ताकि ज्ञान कभी नष्ट न हो। इस लाइब्रेरी में सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं थे, यहाँ धातु विज्ञान के फार्मूले थे जिससे भारत ने वो लोहा बनाया जो जंग नहीं खाता था। यहाँ वास्तुकला के नक्शे थे जिनसे मंदिर और शहर बनते थे। यहाँ योग तंत्र और मन की गहराइयों को समझने वाले मनोविज्ञान के ग्रंथ थे। यह मानव सभ्यता का बैकअप ड्राइव था। अगर पूरी दुनिया नष्ट भी हो जाती और सिर्फ नालंदा बच जाता, तो इंसानियत फिर से खड़ी हो सकती थी। इतना ज्ञान, इतनी शक्ति एक ही जगह पर केंद्रित थी, और यही शक्ति नालंदा की सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली थी। जैसा कि हम जानते हैं, रोशनी जितनी तेज होती है, परछाई उतनी ही गहरी और काली होती है। नालंदा की यह भव्यता, उसकी यह स्वतंत्रता और उसका यह निडर तर्कवाद सरहद के उस पार कुछ लोगों की आंखों में खटक रहा था। 7वीं और 8वीं सदी तक आते आते दुनिया बदल रही थी। भारत का राजनीतिक ढांचा कमजोर होने लगा था। राजा आपस में लड़ रहे थे। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष ने उत्तर भारत को खोखला कर दिया था। नालंदा को पाल वंश का संरक्षण तो मिला, लेकिन बाहर की दुनिया में तर्क का स्थान तलवार ले रही थी। पश्चिम से धूल का एक बवंडर उठ रहा था। यह बवंडर उन तुर्क आक्रमणकारियों का था जिनके लिए किताब का मतलब सिर्फ एक ही था और सत्य का रास्ता भी सिर्फ एक। उनके लिए नालंदा की हजारों मूर्तियां, उसके खुले विचार और उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण सब कुछ कुफ्र था। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई बिना तलवार उठाए सिर्फ विचारों से दिलों पर राज करे। मार्क्स ने सही कहा था कि पुराना समाज जब मरता है तो नया समाज उसके गर्भ से नहीं बल्कि उसकी राख से निकलता है। लेकिन यहाँ एक बर्बर समाज एक सभ्य समाज को उसकी राख में मिलाने आ रहा था। नालंदा के भिक्षु अपनी लाइब्रेरी में बैठे थे। वे शांत थे, वे तारों की चाल गिन रहे थे, वे शून्य का गुणा भाग कर रहे थे। वे इतने मग्न थे कि जमीन पर आती हुई उन लाखों घोड़ों की टापों की आवाज नहीं सुन पाए। वे उस खतरे को नहीं देख पाए जो उनकी तरफ मौत बनकर बढ़ रहा था। और फिर प्रवेश होता है उस आदमी का जिसका नाम इतिहास के पन्नों में कालिख से लिखा जाने वाला था, जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। खिलजी कोई महान बादशाह नहीं था, वह गोरी साम्राज्य का महज एक सिपह सालार था, एक ऐसा प्यादा जो वजीर बनने की हसरत रखता था। वह दिखने में बदसूरत था, उसके हाथ घुटनों तक लंबे थे, जिससे उसे एक अजीब डरावना रूप मिलता था। उसे अफगान शासकों ने अपनी सेना में लेने से मना कर दिया था। इसी अपमान की आग ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था। वह खुद को साबित करना चाहता था लाशों के ढेर लगाकर। लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे भयानक तबाही अक्सर सबसे छोटी और निजी वजहों से शुरू होती है।
नालंदा का विनाश किसी बड़ी युद्ध रणनीति का हिस्सा नहीं था, यह एक घायल अहंकार का बदला था। कहानी कुछ यूं मोड़ लेती है। साल 1193 के आसपास बख्तियार खिलजी बुरी तरह बीमार पड़ गया। एक ऐसी बीमारी जिसने उस क्रूर योद्धा को बिस्तर पर एक लाचार बच्चे की तरह पटक दिया। उसके शाही हकीमों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, यूनानी दवाएं दुआएं सब बेकार गईं। खिलजी मौत के मुहाने पर खड़ा था। तब उसके दरबार में किसी ने दबी जुबान में एक सलाह दी, हुजूर, नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाइए। सुना है वे मिट्टी से भी दवा बना देते हैं। खिलजी की आंखों में खून उतर आया। क्या एक काफिर वैद्य मेरे शाही हकीमों से बेहतर? उसका अहंकार चोटिल हो गया। उसे यह स्वीकार करना मंजूर नहीं था कि जिन लोगों को वह गुलाम और कमजोर समझता है उनके पास जीवन बचाने का ज्ञान हो सकता है। उसने गुस्से में इनकार कर दिया, मैं मर जाऊंगा लेकिन एक काफिर के हाथ की दवा नहीं लूंगा। लेकिन मौत का डर अहंकार से बड़ा होता है। जब सांसें उखड़ने लगी, शरीर जलने लगा, तो हार कर उसने आचार्य को बुलावा भेजा। आचार्य राहुल श्रीभद्र नालंदा की सौम्यता और ज्ञान के प्रतीक खिलजी के टेंट में पहुंचे। लेकिन खिलजी ने वहां भी अपनी क्रूरता नहीं छोड़ी। उसने एक ऐसी शर्त रख दी जो पागलपन की हद थी। उसने कहा, सुनो वैद्य, मैं तुम्हारी दी हुई कोई भी दवा नहीं खाऊंगा, न कोई काढ़ा पीऊंगा, न कोई गोली निगलूंगा। बिना दवा खिलाए मुझे ठीक करो, वरना इसी तलवार से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। सोचिए उस आचार्य की स्थिति। गर्दन पर तलवार लटकी थी और सामने एक ऐसा मरीज था जो इलाज भी चाहता था और दवा भी नहीं लेना चाहता था। यह विज्ञान और अज्ञानता की पहली सीधी टक्कर थी। एक तरफ आयुर्वेद था, दूसरी तरफ हठधर्मिता। लेकिन नालंदा का ज्ञान सिर्फ जड़ी बूटियों तक सीमित नहीं था, वह मनोविज्ञान का भी खेल था। आचार्य ने खिलजी की आंखों में देखा। उन्होंने उस डर को, उस अहंकार को पढ़ लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जैसी आपकी आज्ञा सुल्तान। कुछ दिन बाद आचार्य राहुल श्रीभद्र एक किताब लेकर वापस आए। वह किताब कुरान थी। उन्होंने खिलजी को किताब देते हुए कहा, बस इस किताब को रोज इतने पन्ने पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। खिलजी को लगा कि वैद्य डर गया है और उसने अल्लाह की शरण ले ली है। खिलजी खुश हुआ। उसने पढ़ना शुरू किया। वह रोज पन्ने पलटता और पढ़ता। और चमत्कार हुआ। एक हफ्ते के अंदर खिलजी अपने पैरों पर खड़ा था। उसकी बीमारी गायब हो गई थी। कैसे? क्या यह कोई जादू था? नहीं, यह विज्ञान था। आचार्य राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों के कोनों पर एक खास रंगहीन और स्वादहीन औषधि का लेप लगा दिया था। खिलजी जब भी पन्ने पलटने के लिए उंगली को जीभ से लगाता, दवा की सूक्ष्म मात्रा उसके शरीर में चली जाती। जिस दवा को उसने खाने से मना किया था, उसे वह अनजाने में चाट रहा था। जान तो बच गई, लेकिन फिर जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। जब खिलजी को इस सच्चाई का पता चला तो उसे आचार्य के पैरों में गिरकर शुक्रिया अदा करना चाहिए था। लेकिन तानाशाह का दिमाग ऐसे काम नहीं करता। उसके मन में कृतज्ञता नहीं बल्कि एक गहरी काली जलन पैदा हो गई। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक भारतीय शिक्षक का ज्ञान उसके दरबार के हकीमों से, उसके अपने लोगों से ज्यादा गहरा कैसे हो सकता है। उसे लगा कि यह ज्ञान, यह विज्ञान, यह आयुर्वेद, यह सब एक खतरा है। यह उसके धर्म, उसकी सत्ता और उसके वर्चस्व के लिए एक चुनौती है। मार्क्स का सिद्धांत कहता है कि शासक वर्ग हमेशा उन विचारों को कुचल देता है जो उनकी सत्ता की बुनियाद हिला सकते हैं। खिलजी को लगा कि अगर इन लोगों के पास इतना ज्ञान है तो ये कभी भी गुलाम नहीं बनेंगे। ज्ञान ही शक्ति है और खिलजी उस शक्ति को दूसरों के पास नहीं देख सकता था। उस रात अपने टेंट में टहलते हुए खिलजी ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने उसे इंसान से शैतान बना दिया। उसने तय किया कि वह इस ज्ञान की जड़ को ही उखाड़ फेंकेगा। वह न केवल इस वैद्य को मारेगा बल्कि उस स्रोत को ही जला देगा जहाँ से यह ज्ञान पैदा होता है। वह नालंदा को मिटा देगा। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। राजगीर की पहाड़ियों पर बैठे गिद्ध शायद उस खतरे को भांप गए थे। नालंदा के छात्रावासों में छात्र सो रहे थे या शायद देर रात तक पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी रात है। उन्हें नहीं पता था कि कल सुबह की किरण उनके लिए रोशनी नहीं बल्कि मौत लेकर आएगी। खिलजी अपनी हजारों की फौज के साथ नालंदा की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में तलवार थी और दिल में नफरत की आग। और नालंदा के पास क्या था? सिर्फ किताबें और निहत्थे भिक्षु। यह युद्ध बराबरी का नहीं था। यह युद्ध था लोहे और विचार का। यह युद्ध था बारूद और बुद्धि का। और इतिहास गवाह है, जब पागलपन और ज्ञान की टक्कर होती है तो पहली जीत हमेशा पागलपन की होती है। लेकिन क्या यह अंत था? या राख के नीचे दबी चिंगारी सदियों बाद फिर सुलगने वाली थी? इसका जवाब राख के उस ढेर में छिपा है जिसे कुरेदना अभी बाकी है। अगली सुबह मगध के लिए कोई आम सुबह नहीं थी। सूरज हमेशा की तरह पूर्व से उगा था, लेकिन उसकी रोशनी में एक अजीब सा पीलापन था, जैसे वह भी नीचे होने वाले अनर्थ को देखने से डर रहा हो। नालंदा के विशाल परिसर में 10,000 भिक्षु और छात्र अपनी दिनचर्या में मग्न थे। कहीं मंत्रों का उच्चारण हो रहा था तो कहीं गणित के सूत्रों पर बहस। उन्हें नहीं पता था कि यह शांति तूफान से पहले की नहीं बल्कि प्रलय से पहले की शांति है। अचानक जमीन थर्राने लगी। पहले लगा कि शायद भूकंप आया है, लेकिन यह धरती का कंपन नहीं था। यह हजारों घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट थी जो यमदूत बनकर नालंदा के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे थे। और फिर वह आवाज आई जिसने नालंदा के 800 साल पुराने इतिहास को एक पल में जमा दिया। अल्लाहू अकबर के नारों के साथ धातु के टकराने की आवाज। मुख्य द्वार, जहाँ कभी दुनिया के सबसे कठिन सवाल पूछे जाते थे, आज वहाँ सवाल नहीं तलवारें थीं। बख्तियार खिलजी की सेना आंधी की तरह परिसर में घुस गई। नालंदा के पास अपनी कोई सेना नहीं थी।
वहाँ कोई सिपाही नहीं था, कोई हथियार नहीं था, वहाँ सिर्फ निहत्थे छात्र थे जिनके हाथों में कलम और किताबें थीं। वह कोई युद्ध नहीं था, युद्ध दो सेनाओं के बीच होता है, वह एक तरफा कत्लेआम था, वह शीपन का नंगा नाच था। फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने अपनी किताब तबाकत ए नासिरी में उस दिन का जो वर्णन किया है उसे पढ़कर आज भी रूह कांप जाती है। वे लिखते हैं, वहाँ हजारों लोग थे जिनके सिर मुंडे हुए थे, वे अपनी जान की भीख नहीं मांग रहे थे, वे ध्यान में बैठे थे और तलवारें उनके सिरों को ऐसे काट रही थीं जैसे कोई किसान फसल काटता है। नालंदा की सफेद संगमरमर की फर्श जो कभी ज्ञान की चर्चाओं से गूंजती थी, मिनटों में लाल हो गई। खून की नदियां नालियों में बहने लगीं। जो भाग सकते थे वे भागे, लेकिन जाएं कहां? हर दरवाजे पर मौत पहरा दे रही थी। कई छात्र अपनी किताबों को छाती से लगाकर वहीं ढेर हो गए, मानो मरते वक्त भी वे ज्ञान को बचाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन खिलजी का मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं था। इंसान तो फिर पैदा हो सकते हैं, उसका मकसद आत्मा को मारना था जो भारत को जिंदा रखे हुए थी। खून से लथपथ जूतों के साथ खिलजी आगे बढ़ा। वह उन विशाल इमारतों के सामने जाकर खड़ा हो गया जो आसमान को छू रही थीं। उसने अपने सिपह सालारों से पूछा, यह क्या है? किसी ने डरते हुए जवाब दिया, सुल्तान यह धर्मगंज है, इनकी लाइब्रेरी। सुना है इसमें पूरी दुनिया का ज्ञान कैद है। खिलजी के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। वही जलन, वही हीन भावना फिर से जाग उठी। उसे याद आया कि कैसे इसी ज्ञान ने उसकी जान बचाई थी और कैसे यही ज्ञान उसके धर्म और विश्वास के लिए खतरा है। मार्क्स ने कहा था कि इतिहास में त्रासदी बार बार लौटती है। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी को जलाया गया था और आज बारी नालंदा की थी। खिलजी ने एक छोटा सा शब्द कहा जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने कहा, जला दो इसे। मशालें फेंकी गईं। शुरुआत में उन मोटी जिल्द वाली किताबों ने आग पकड़ने से मना कर दिया, जैसे वे खुद को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही हों। लेकिन तेल और घी छिड़ककर आग को भड़काया गया और फिर लपटें उठी। रत्नोदधि की 9 मंजिला इमारत एक विशाल चिता में बदल गई। 9 लाख किताबें, गणित, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, व्याकरण, सब कुछ जलने लगा। कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। 3 महीने, 90 दिन। सोचिए उस आग की भयावहता। आसपास के गांवों के लोग कहते थे कि उन 3 महीनों तक मगध के आसमान से काली बर्फ गिरती रही। वह बर्फ नहीं थी, वह नालंदा की जली हुई पांडुलिपियों की राख थी जो हवा में तैर रही थी। उस धुएं में सिर्फ कागज नहीं जल रहे थे, उसमें जल रहा था आर्यभट्ट का वह गणित जो शायद न्यूटन और कोपरनिकस से सदियों पहले गुरुत्वाकर्षण और सौरमंडल को समझा चुका था। उसमें जल रहा था नागार्जुन का वह रसायन विज्ञान जो धातुओं को बदलने की कला जानता था। उसमें जल रही थी सुश्रुत की वह शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी जो टूटे अंगों को जोड़ना जानती थी। वह भविष्य जल रहा था जो भारत को दुनिया से 1000 साल आगे ले जा सकता था। आज हम गर्व करते हैं कि हम विश्वगुरु थे, लेकिन उस दिन हम सिर्फ मूक दर्शक थे। हम अपनी ही विरासत को धुआं बनते देख रहे थे। जब आग ठंडी हुई तो वहाँ सिर्फ खंडहर बचे थे और हवा में जले हुए मांस और कागज की बदबू। नालंदा अब एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक श्मशान था। जो भिक्षु बच गए वे अपनी जान बचाने के लिए तिब्बत और नेपाल की ओर भाग गए। वे अपने साथ कुछ नहीं ले जा सके सिवाय उन कुछ अधजली किताबों के जो उन्होंने अपने कपड़ों में छिपा ली थी। आज तिब्बत के मठों में जो थोड़ा बहुत प्राचीन बौद्ध ज्ञान बचा है वह उन्हीं भगोड़े छात्रों की देन है जो अपनी जान से ज्यादा उन पन्नों को कीमती मानते थे। लेकिन खिलजी ने जो किया वह सिर्फ एक इमारत का विनाश नहीं था, उसने एक सन्नाटा पैदा कर दिया। एक ऐसा सन्नाटा जो भारत के बौद्धिक जगत में छा गया। 600 साल तक नालंदा खामोश रहा। न कोई घंटा बजा, न कोई मंत्र गूंजा, न कोई शास्त्रार्थ हुआ। वहाँ जंगल उगाए। गांव के लोग उन टीलों को भूतों का डेरा मानकर डरने लगे। उन्हें पता ही नहीं था कि जिस मिट्टी पर वे अपनी बकरियां चरा रहे हैं उसके नीचे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दफन है। भारत पर मुगलों का राज आया, फिर अंग्रेजों का। दुनिया बदल गई। यूरोप में पुनर्जागरण यानी रेनेसां हुआ। वे अरस्तु और प्लेटो को पढ़कर आगे बढ़ गए। उन्होंने विज्ञान को अपनाया, नई दुनिया खोजी। और हम अपनी ही राख में अपनी पहचान ढूंढते रहे। हम भूल गए कि हम कौन थे। हम भूल गए कि हमारे पास नालंदा था। यह विस्मृति यानी भूल जाना, यह खिलजी की असली जीत थी। उसने हमें हमारी यादों से वंचित कर दिया था, लेकिन सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। जॉर्ज सोरेल ने कहा था, पुराने देवता मरते नहीं, वे बस सो जाते हैं जागने का इंतजार करते हुए। 19वीं सदी में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब एक अंग्रेज पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट भारत आया। उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम के हाथ में एक पुरानी चीनी किताब थी, ह्वेनसांग की त्रावणकोर यानी यात्रा वृतांत। वह उस किताब में लिखे नशों और दिशाओं का पीछा करते हुए बिहार के उस अनजान टीले तक पहुंचा जिसे लोग बड़गांव कहते थे। कनिंघम को यकीन था कि यहाँ कुछ बड़ा छिपा है। जब कनिंघम ने वहाँ खुदाई शुरू की तो कुदाल एक सख्त चीज से टकराई। मिट्टी हटाई गई तो ईंटों की एक दीवार मिली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। जैसे जैसे मिट्टी की परतें हटती गईं, एक विशाल शहर बाहर आने लगा। कनिंघम हैरान रह गया। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं एक विशाल दानव के कंकाल को खोद रहा हूँ जिसकी भव्यता का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। नालंदा फिर से सांस लेने लगा था, लेकिन यह अब एक विश्वविद्यालय नहीं, एक क्राइम सीन था। हर टूटी हुई मूर्ति, हर जली हुई ईंट उस रात की गवाही दे रही थी। खुदाई में मिली जली हुई चावल की बोरियां आज भी नालंदा के म्यूजियम में रखी हैं, जो उस अचानक हुए हमले का सबसे बड़ा सबूत है।
वह अनाज जो कभी छात्रों का पेट भरता था वह अब कोयला बन चुका था। नालंदा की खुदाई ने दुनिया को चौंका दिया। दुनिया को पता चला कि जब यूरोप के लोग गुफाओं और कच्ची झोपड़ियों में रह रहे थे, तब भारत में बहुमंजिला इमारतें और उन्नत जल निकासी प्रणाली थी। यह भारत के स्वाभिमान की वापसी थी। लेकिन यह खंडहर हमसे एक सवाल भी पूछ रहा था, क्या नालंदा सिर्फ ईंटों का ढेर है या यह एक चेतावनी है? बख्तियार खिलजी मर गया, उसका साम्राज्य मिट गया, उसकी कब्र भी कहीं गुमनाम हो गई, लेकिन उसकी विचारधारा कि जो विचार मेरी समझ में ना आए उसे नष्ट कर दो, क्या वह मर गई? आज 21वीं सदी में जब हम फिर से असहिष्णुता यानी इनटॉलरेंस को देखते हैं, जब हम देखते हैं कि विचारों के लिए लोगों को मारा जा रहा है, तो नालंदा का खंडहर एक आईने की तरह हमारे सामने खड़ा हो जाता है। वह हमें बताता है कि ज्ञान को बनाने में सदियां लगती हैं, तपस्या लगती है, त्याग लगता है, लेकिन उसे मिटाने के लिए एक पागलपन का क्षण और एक माचिस की तीली काफी है। नालंदा का गिरना सिर्फ एक देश का नुकसान नहीं था, यह पूरी मानव जाति का नुकसान था। अगर नालंदा न जला होता तो शायद हम आज जहाँ हैं वहाँ से 500 साल आगे होते। शायद हमने बीमारियों पर जीत पाली होती, शायद हम ब्रह्मांड के और गहरे राज जान चुके होते। वह खोया हुआ समय अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। राख के नीचे दबी चिंगारी कभी पूरी तरह नहीं बुझती। विचार हवा में तैरते रहते हैं, सही दिमाग और सही वक्त का इंतजार करते हुए। क्या हम उस पुराने गौरव को वापस ला सकते हैं, या नालंदा सिर्फ एक पर्यटक स्थल बनकर रह जाएगा जहां लोग खंडहरों के साथ सेल्फी लेने आते हैं? क्या विचार सच में मरते हैं या वे बीज की तरह मिट्टी में सोए रहते हैं, सही मौसम का इंतजार करते हुए? अब हम इतिहास से निकलकर भविष्य की ओर चलेंगे, जहां एक नया नालंदा सांस ले रहा है, अपनी पुरानी यादों के बोझ और नई उम्मीदों की रोशनी के साथ। 800 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है, इतना लंबा कि इसमें साम्राज्य बन जाते हैं और मिट जाते हैं, नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं और भाषाएं मर जाती हैं। नालंदा के खंडहरों ने इन 800 सालों में सिर्फ सन्नाटा देखा। वह लाल ईंटों का ढेर बारिश, धूप और धूल में खड़ा रहा, एक मौन गवाह की तरह। गांव के चरवाहे अपनी बकरियां चराने उन टीलों पर जाते थे, बिना यह जाने कि उनके पैरों के नीचे दुनिया का सबसे कीमती ज्ञान दबा पड़ा है। खिलजी ने सोचा था कि उसने कहानी खत्म कर दी है। उसने आग लगाकर यह मान लिया था कि काफिरों का ज्ञान हमेशा के लिए धुएं में उड़ गया। लेकिन तानाशाह अक्सर एक गलती कर बैठते हैं। वे किताबों को जला सकते हैं, इमारतों को गिरा सकते हैं और विद्वानों के गले काट सकते हैं, लेकिन वे विचार की हत्या नहीं कर सकते। विचार किसी फीनिक्स पक्षी की तरह होते हैं, उन्हें जितनी बार जलाओगे वे अपनी ही राख से उतने ही ताकतवर होकर उठेंगे। 20वीं सदी खत्म हो रही थी और 21वीं सदी की आहट सुनाई दे रही थी। दुनिया बदल चुकी थी। अब तलवारों की जगह परमाणु बमों ने ले ली थी और कबूतरों की जगह इंटरनेट आ गया था। और इसी बदले हुए दौर में भारत ने अपनी पुरानी याददाश्त को टटोलना शुरू किया। साल 2006 बिहार विधानसभा और भारत की संसद में एक विचार ने करवट ली। यह विचार किसी नेता का नहीं, एक ऋषि का था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन, जिनके हाथ में विज्ञान था और दिल में दर्शन। उन्होंने एक सपना देखा, नालंदा को फिर से जीवित करने का। उन्होंने कहा, नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह एक संस्कृति थी। हमें उन ईंटों को नहीं बल्कि उस ज्ञान की प्यास को वापस लाना होगा। यह कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं था, यह एक सभ्यतागत जिम्मेदारी यानी सिविलिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन क्या मरे हुए को जिंदा किया जा सकता है? क्या 800 साल पुरानी राख में फिर से आग सुलगाई जा सकती है? दुनिया को शक था। आलोचकों ने कहा कि यह पैसे की बर्बादी है, यह अतीत का रोना है। लेकिन नालंदा का विचार सीमाओं में कैद नहीं था। जैसे ही भारत ने आवाज दी, एशिया के दूसरे देशों ने हाथ बढ़ाया। जापान, सिंगापुर, चीन, थाईलैंड, वही देश जिनके पूर्वज कभी यहाँ पढ़ने आते थे, वे अब इसे बनाने के लिए वापस आए। यह इतिहास का एक दुर्लभ क्षण था। डिप्लोमेसी नहीं बल्कि विरासत राष्ट्रों को जोड़ रही थी। साल 2014 राजगीर की पहाड़ियों के बीच एक बार फिर मंत्र गूंजे। एक नया नालंदा विश्वविद्यालय बनकर खड़ा हुआ। यह पुराने नालंदा की नकल नहीं थी, बल्कि उसका नया अवतार था। इसकी इमारतें नेट जीरो टेक्नोलॉजी थी, जो पर्यावरण के साथ सांस लेती थी, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन नालंदा प्रकृति की गोद में था। आज जब आप नए नालंदा के परिसर में जाते हैं तो आपको एक अजीब सा एहसास होता है। वहाँ ईंटें नई हैं, वाईफाई की सुविधा है और डिजिटल लाइब्रेरी है। लेकिन सवाल यह है, क्या उस आत्मा को वापस लाया जा सका है? मार्क्स ने कहा था कि इतिहास में घटनाएं दो बार होती हैं, पहली बार त्रासदी के रूप में और दूसरी बार मजाक के रूप में। हमें सावधान रहना होगा कि नया नालंदा कहीं पुराने नालंदा का एक महंगा मजाक बनकर न रह जाए, क्योंकि नालंदा सिर्फ इमारतों का नाम नहीं था। नालंदा एक माहौल था, एक ऐसा माहौल जहां छात्र अपने गुरु से असहमत होने का साहस रखता था, जहां द्वारपाल भी दर्शन शास्त्र पर बहस करता था। क्या आज के कॉर्पोरेट एजुकेशन सिस्टम में हम वह आजादी दे सकते हैं? आज जब सवाल पूछने को विद्रोह मान लिया जाता है, क्या हम नालंदा के उस मूल मंत्र तर्क ही सत्य है को पचा पाएंगे? खिलजी मर चुका है, लेकिन खिलजी की मानसिकता आज भी जिंदा है। वह मानसिकता जो कहती है कि मेरा सच ही एकमात्र सच है। आज भी दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज पर हमले हो रहे हैं, किताबों पर पाबंदी लगाई जा रही है और विचारकों को जेल में डाला जा रहा है। चाहे वह अफगानिस्तान हो या पश्चिम के आधुनिक कैंपस, असहिष्णुता का वायरस अपना रूप बदलकर वापस आ गया है।
ऐसे में नालंदा का पुनर्जन्म सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण है। यह हमें याद दिलाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, ज्ञान का सूर्य उसे चीरकर बाहर आता ही है। सोचिए उस दिन क्या जला था, किताबें जली थी, लेकिन क्या उस आग में आर्यभट्ट का शून्य जल पाया? नहीं। शून्य अरबों के जरिए यूरोप पहुंचा और वहां से कंप्यूटर की बाइनरी भाषा बना। आज आपकी जेब में जो स्मार्टफोन है वह उसी शून्य पर चलता है जिसे नालंदा के आचार्यों ने पूजा था। आज का नालंदा हमसे एक सवाल पूछता है। यह सवाल आपके और मेरे लिए है। हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं। हमारे पास डेटा का पहाड़ है, नालंदा की लाइब्रेरी से लाखों गुना ज्यादा। गूगल पर एक क्लिक में सब कुछ मौजूद है। लेकिन क्या हमारे पास ज्ञान है? हम कनेक्टेड हैं, लेकिन क्या हम एकजुट हैं? हम शिक्षित हैं, लेकिन क्या हम संवेदनशील हैं? पुराना नालंदा इसलिए महान नहीं था कि उसने रट्टा मारना सिखाया, वह इसलिए महान था क्योंकि उसने दुनिया को करुणा और तर्क का संतुलन सिखाया। आज हमारे पास तर्क बहुत है, लेकिन करुणा सूख गई है। आज हम रोबोट बना रहे हैं जो इंसानों की तरह सोच सकें, लेकिन हम खुद रोबोट बनते जा रहे हैं जो महसूस करना भूल गए हैं। इस डॉक्यूमेंट्री का अंत किसी हैप्पी एंडिंग के साथ नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। नालंदा का खंडहर आज भी वहां खड़ा है, काला टूटा हुआ और खामोश। वह एक चेतावनी है। वह हमें बताता है कि सभ्यताएं नाजुक होती हैं, उन्हें बनाने में सदियां लगती हैं, लेकिन उन्हें मिटाने के लिए एक पागल आदमी और एक माचिस काफी है। क्या हम नए बख्तियार खिलजी को पहचान सकते हैं? वह अब घोड़े पर बैठकर नहीं आता, वह अब हमारे टीवी स्क्रीन्स पर, हमारे सोशल मीडिया फीड्स में और हमारी अपनी नफरत में छिपा होता है। वह हमसे कहता है कि दूसरे धर्म, दूसरी जाति या दूसरे विचार वाले लोग हमारे दुश्मन हैं। अगर हम उस नफरत को हरा सके तभी हम नालंदा के असली वारिस कहलाएंगे। नालंदा की कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा का मकसद नौकरी पाना नहीं, बल्कि मन को मुक्त करना है। सविद्या या विमुक्त, मुक्त करना डर से, अज्ञान से और नफरत से। आज राजगीर में नया सूरज उग रहा है। पुराने खंडहरों पर सुबह की किरण पड़ती है तो जली हुई ईंटें भी सोने की तरह चमकने लगती हैं, मानो वे कह रही हों, हम गिरे थे ताकि तुम उठ सको। राख में दबी वह चिंगारी अब एक मशाल बन चुकी है। यह मशाल अब हमारे हाथों में है। क्या हम इसे आगे ले जाएंगे या हम इसे बुझने देंगे? फैसला इतिहास नहीं करेगा, फैसला हमें करना है, क्योंकि असली नालंदा ईंट गारे की इमारत में नहीं, हमारे दिमाग में बसता है। और दिमाग के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए।